अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर विल बी फाइन। मैंने गूगल क्लासरूम पे एक क्वेश्चन जनरेट किया है फॉर अटेंडेंस। तो उसमें दो ऑप्शन दी गई हैं, येस और नो। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन येस इफ़ यू आर प्रेजेंट इन क्लास। कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअल सब आप कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे सबके नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो काइंडली कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप येस और नो पे क्लिक करें अपनी अटेंडेंस के लिए। गूगल क्लासरूम पे मैंने क्वेश्चन जनरेट किया है आप लोगों की अटेंडेंस के लिए। तो आप सब लोग जस्ट अपनी अटेंडेंस वहाँ पे येस और नो की ज़रूरत में मार्क कर सकते हैं, कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप सब लोग अपने ओरिजिनल ईमेल आईडी से गूगल क्लासरूम पर रजिस्टर होंगे, तो उसमें आपका नेम जो है वो क्लियरली रिटर्न हो। फर्स्ट नेम में आपका कंप्लीट नेम हो, सेकंड नेम में आपका रोल नंबर लिखा हो। तो वो गूगल क्लासरूम में आपका कंप्लीट नेम जो है वो विजिबल विद रोल नंबर विजिबल हो रहा होगा। तो आप येस पे क्लिक कर देंगे या नो पे क्लिक कर देंगे तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा मुझे कि कौन सा बच्चा है, प्रेजेंट है या नहीं है। आपने अलग से अपना नेम रोल नंबर कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर स्टूडेंट एक से ज़्यादा ईमेल के ज़रिए गूगल क्लासरूम में रजिस्टर्ड हैं तो वो स्टूडेंट्स जो है वो या तो गूगल क्लासरूम को लेफ़्ट कर दें। अगर उन्हें इसमें मुश्किल आ रही है तो वो CRGR जो है वो उसको हाईलाइट करके कि ये स्टूडेंट जो है ये डबल है, ये ट्रिपल है, आप मुझसे रिमूव करवा सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा जो है वो उसको जो है वो लेफ़्ट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो आप लोग ये काइंडली इसको देख लीजिएगा। हम अपने मैंने आप लोगों के साथ जो है वो गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दिया है। आप एक तो आपकी रिकमेंडेड बुक आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और दूसरा मैं आप लोगों के साथ कोर्स कंटेंट सब भी शेयर करता हूँ। और फिर हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। द टाइटल ऑफ द कोर्स इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिस इज द कोर्स कंटेंट, principles of macroeconomics. These are the objectives as per approved. First chapter is related to introduction, in which we will explain the definition of economics, types of economics, the difference between microeconomics and macroeconomics. Second chapter is measuring domestic output and national income. इसमें हम बेसिकली हम नेशनल इनकम अकाउंट्स के डिफरेंट कंसेप्ट जो है वो स्टडी करेंगे। उसके अलावा हाउ यू कैन मेजर द कंसेप्ट ऑफ GDP और नेशनल इनकम by different methods like expenditure method, income method, production method. Then we will study the difference between nominal GDP and real GDP. The third chapter is related to economic growth. जी कोई पूछना चाह रहे हैं आप? सर स्टूडेंट्स को सेस दे दें। बेटा दे तो रहा हूँ यार, उसमें कहने की ज़रूरत है भला? किस स्टूडेंट को एक्सेस नहीं दी मैंने? ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसको एक्सेस नहीं दी। जो आते जा रहे हैं मैं अपना काम छोड़ के उनको एक्सेस दे रहा हूँ साथ। The third
chapter is economic growth, modern economic growth, determinants of economic growth, इसमें हम स्टडी करेंगे. फोर्थ चैप्टर इज रिलेटेड टू बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. ये बेसिकली 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं. तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम डिफाइन करेंगे, उनको मेजर कैसे कर सकते हैं, उनकी टाइप्स कौन सी हैं, तो ये हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसमें. देन बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स लाइक कंजम्पशन फंक्शन है, सेविंग फंक्शन है, मल्टीप्लायर इफेक्ट है. देन नेक्स्ट चैप्टर इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन को जो है वो भी डील करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई के साथ डील करेंगे. और फुल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली हम इसमें केन्जियन ग्रोथ के जरिए सारा ये एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. डिटर्मिनेंट्स स्टडी करेंगे, इनकी शेप्स स्टडी करेंगे. एग्रीगेट डिमांड की शेप क्या होती है शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में. एग्रीगेट सप्लाई की क्या शेप होती है शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में. इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंसेस कैसे होती हैं. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, दैट इज फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी. इन पॉलिसीज़ के हम जो है वो ऑब्जेक्टिव देखेंगे, हम इनके टूल्स देखेंगे, टारगेट्स देखेंगे और टाइप्स देखेंगे. ये डिस्कस करेंगे हम तमाम पॉइंट्स. ये बेसिकली ये आपकी कोर्स आउटलाइन है. कोर्स आउटलाइन बेसिकली बताने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने थ्रू आउट द सेमेस्टर आप लोगों ने क्या स्टडी करना है. और ये आप लोगों की रिकमेंडेड बुक है, द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइन. मैंने आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दी है. जो बच्चे इजीली सॉफ्ट कॉपी से रीड आउट कर सकते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगी. अदरवाइज जो बच्चे जो सॉफ्ट कॉपी में नहीं पढ़ना चाहते वो मार्केट से परचेज कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है. अब हम अपने आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. ये जो मैंने कोर्स कंटेंट्स बताए हैं ये इंशाल्लाह इनमें कोई सीक्वेंस में फ़र्क हो सकता है, कोई आगे पीछे, बाकी हम इन सबको जो है वो सेमेस्टर में इंशाल्लाह कवर करेंगे. आज हम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं. और आप लोगों ने पहले कोर्स पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ ताकि एक वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए और आपको क्लैरिटी हो जाए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है. What is economics? There are various definitions of economics by different schools of thought. The first school of thought is classical school of thought, and Professor Adam Smith is the founder of classical school of thought. Professor Adam Smith is also the founder of economics, is the father of economics. He introduced the subject of economics as a separate subject from political science. Before 1776, economics was jointly studied with the subject of political science. Professor Adam Smith wrote a book in 1776, An Inquiry into the Nature and the Causes of Wealth of Nations. 1776 में इसने इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया. उससे पहले इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल साइंस के साथ स्टडी किया जाता था. प्रोफेसर एडम स्मिथ की फर्स्ट बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. ही डिफाइंड द concept of economics as economics is the science of wealth. It deals with the production of wealth, consumption of wealth, distribution of wealth and exchange of wealth. प्रोफेसर एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, साइंस सब्जेक्ट है. इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि साइंस सब्जेक्ट कैसे है, कैसे इन्होंने साइंस सब्जेक्ट इसे कहा है. और वेल्थ से रिलेटेड साइंस है, मतलब वेल्थ के रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगी इट विल बी कंसीडर्ड टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स. अब वेल्थ के बारे में क्या डिस्कशन हो सकती है कि वेल्थ कैसे प्रोड्यूस होती है, कहाँ उसको खर्च किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, कहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कहाँ इसको एक्सचेंज किया जाता है. तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने इस डेफिनेशन के 4 पिलर्स जो है वो एक्सप्लेन किए. प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। हम इनको थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं कि क्या ये पिलर्स हैं। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, वेल्थ कैसे प्रोड्यूस होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कोई बताएगा आप में से वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? एनीवन? मौजूद हैं स्टूडेंट, सोए हुए सब? कोई भी फसल उगा सर, कोई भी हम मतलब फसल बीजते हैं, उस पे मेहनत करते हैं, एंड पे जो हमको पैदावार होती है वो हमारी इनकम के तौर पे होती है। हमने मेहनत की है लैंड पे, ठीक है, तो हमने उसका रिवार्ड मिलेगा हमें, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, हमने प्रोडक्शन हाँ किया, उसको सेल करेंगे, हमें उसका रिवार्ड मिलेगा, ऐसे ही है बिल्कुल। इस तरीके से हम वेल्थ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर आप देखें इस सारे प्रोसेस में जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हुए हैं। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से वेल्थ को प्रोड्यूस किया है। हमने लैंड भी यूज़ किया है, लेबर भी यूज़ किया है, कैपिटल भी यूज़ किया है, एंटरप्रेन्योर भी यूज़ किया है। So there are 4 factors of production which can help to produce the wealth. First one is labor, land. Second one is labor. Third one is capital, and fourth one is entrepreneur. इन 4 factors of production की मदद से हम wealth को produce करते हैं। Land, labor, capital and entrepreneur की मदद से हम wealth को produce करते हैं। Second pillar of the definition of economics by Professor Adam Smith is the consumption of wealth. वेल्थ को कहाँ कंज्यूम किया जाता है, कहाँ खर्च किया जाता है? तो वेल्थ ड्यूरेबल गुड्स पे भी खर्च होती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे भी खर्च होती है। हमारी रोज़मर्रा हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, उन पे ये खर्चात ही कहलाते हैं, कंजम्पशन कहलाते हैं। हम देखें आप, हम कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं जो एक दफ़ा परचेज कर ली लंबे अरसे तक चलेगी। फ्रिज हो गया, एसी हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, ये कहलाती हैं ड्यूरेबल गुड्स। इनको नॉन पेरिशेबल गुड्स भी कहते हैं। और दूसरे हमारे अखराजात होते हैं फूड आइटम्स वगैरह पे, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं, जो लंबे अरसे तक नहीं चलती, जिनकी लाइफ जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड पे जो है वो प्रिवेल करती है। तो उनको हम ये इन चीज़ों पे हमारी कंजम्पशन होती है, नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स पे। द थर्ड पिलर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4 factors ऑफ प्रोडक्शन। जहां से इसको प्रोड्यूस किया जाता है वहीं पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को टीचिंग कर रहा हूँ, इनकम अर्न कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इनकम अर्न कर रहा हूँ, और बाद में मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और मैं उनकी ट्यूशन फी या उनकी कॉलेज फी या उनकी फी पे कर रहा हूँ। तो उस तरीके से जो है, जिस तरीके से अर्न किया उसी तरीके से जो है वो स्पेंडिंग हो जाती है, उस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4 factors ऑफ प्रोडक्शन। मतलब लैंड अगर आपने प्रोवाइड किया है या आपने लैंड किसी की अवेल की है तो आपको उसका रेंट पे करना पड़ेगा। आपने लेबर अवेल की है तो आपको उसकी वेजेस पे करनी पड़ेगी। आपने कैपिटल लिया है तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपने एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज ली हैं तो आपको प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 factors ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान ही वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। द फोर्थ पिलर इज एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। कहाँ दौलत का बदले में दौलत का तबादला किया जाता है। बाद औक़ात हम फॉरेन आइटम्स जो है वो परचेज करते हैं, फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के जरिए बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं। तो हमें अपनी करेंसी को जो है वो इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। डॉलर के ज़रिए फिर हम इंपोर्ट्स जो है वो फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। तो बाद ये दौलत के बदले में जो दौलत का तबादला है, इसको हम एक्सचेंज ऑफ वेल्थ बोलते हैं। So these are the 4 pillars described by Professor Adam Smith. So according to the Professor Adam Smith, economics is the science of wealth. It deals with the production of wealth, consumption of wealth, distribution of wealth, and exchange of wealth. The second phase about the definition of economics is presented by Professor Alfred Marshall in a New Classical School of Thought. He wrote a big book in 1890, Principles of Economics. According to Professor Alfred Marshall, economics is a science of material welfare. Economics is a science of material welfare.
कहता है इकोनॉमिक्स जो है वो इसने भी इसको साइंस ही कहा है, और कहा है मटेरियल वेलफेयर, मादी खुशहाली की जो है वो साइंस है। मैं आपको इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी भी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी भी सोशल एक्शन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है with an aim to earn income or get welfare, it will be considered to study in economics. For example, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, सोशल एक्शन प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो, सोशल एक्टिविटी कर रहा हूँ विद एन एम टू अर्न इनकम और गेट वेलफेयर। यही मकसद है ना कि इनकम अर्न करना या वेलफेयर अपनी इंक्रीज करना। इसी तरह एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला रहा है, एक सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है विद एन एम टू अर्न इनकम और गेट वेलफेयर, इट विल बी कंसीडर्ड टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स। तो सिर्फ इनकम अर्न करने वाला ही नहीं, इनकम स्पेंड करने वाला भी जो है वो भी इसी में आएगा। जैसे आप लोगों ने फी पे की है, स्पेंड की है विद एन एम टू गेट वेलफेयर, विद एन एम टू इंक्रीज योर वेलफेयर, सो इट विल बी कंसीडर्ड टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। तो मटेरियल वेलफेयर गेन करने के लिए, चाहे आप स्पेंडिंग कर रहे हैं, चाहे आप इनकम अर्न करने के लिए कर रहे हैं, कोई भी सोशल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इट विल बी कंसीडर्ड टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स। द थर्ड स्कूल ऑफ थॉट इज मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट बाय प्रोफेसर रॉबर्ट, प्रोफेसर केन्स। ये मैंने तीनों स्कूल ऑफ थॉट में एक एक या दो दो नाम लिखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही है, इसमें जो भी इनके मानने वाले हैं वो सारे इसी में शामिल होते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं इन्होंने इसकी बेस प्रोवाइड की थी, इन्होंने इनिशिएट किया था, स्टार्ट था, लिया था, पायनियर आप कह सकते हैं इनको। According to modern school of thought, every human being on earth faces two types of scarcity problems. First one is scarcity, second one is choices. Scarcity का मतलब है we have limited resources. We have limited resources. And choices का मतलब है we have unlimited wants. ये दो पॉइंट्स हमें फेस करना पड़ते हैं। आप चाहे इंडिविजुअल की एग्जांपल ले लें, आप चाहे किसी फर्म की एग्जांपल ले लें, आप चाहे कंट्री की एग्जांपल ले लें, ये दो तरह की चीज़ें आपको फेस करना पड़ती है। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। तो फिर करते क्या है हम? हमारी कोशिश होती है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स के लिए ऐसे यूज करें कि अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर सकें, अपनी वेलफेयर इंक्रीज कर सकें। लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल नहीं हो सकती, लेकिन हम अपने आप को जस्ट सेटिस्फाई कर लेते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर लेते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज कर लेते हैं। आपकी इनकम चाहे 1 लाख रुपया है, आपकी इनकम चाहे 10 लाख है लिमिटेड, और वांट्स अनलिमिटेड है। 10 लाख वाले की भी अनलिमिटेड है, 1 लाख वाले की भी अनलिमिटेड है। करेगा क्या फिर? वो प्लानिंग करेगा, जो इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रायोरिटीज है उनको परचेज कर लेगा, बाकी पेंडिंग कर देगा। अब ये जो वो प्लानिंग करेगा, चाहे वो लिख के करे, चाहे वो जुबानी करे, चाहे वो ज़हन में करे, ये जो काम है ये इकोनॉमिक्स का है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स कैसे फुलफिल करने हैं। ये काम क्या है? इकोनॉमिक्स का है। ये इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। यही काम गवर्नमेंट जब करती है, गवर्नमेंट आप लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है, ये इसके लिमिटेड रिसोर्सेज बन जाते हैं। फिर वो आप लोगों पे स्पेंडिंग करनी है, बहुत जगह पे उसने स्पेंडिंग करनी है, तो वो उसकी अनलिमिटेड वांट्स हैं। फिर क्या करती है वो, जो इम्पोर्टेंट होती है उसको जो इम्पोर्टेंट लगता है, और मे बी आपको कुछ और इम्पोर्टेंट लगता हो, इसलिए तो ये सोशल साइंस है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से लिंक करती है और हर किसी का बिहेवियर डिफरेंट होता है। वो प्लान करके देती है कि इतने % एजुकेशन पे लगाना है, इतने % ये लगाना है, बजट बना कर देती है। वो क्या है? इकोनॉमिक्स है कि इतने रिसोर्सेज हैं और यहाँ पे हमने खर्च करना है। क्या है? इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। आपकी सैलरी आती है, आप एक मंथ में उसे खर्च करते हैं, कैसे खर्च करना है, कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, चाहे आप लिख के नहीं करते, जुबानी करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग, ये काम कि अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है टू फुलफिल द वांट्स, इट विल बी कंसीडर्ड टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स।
So according to Professor Robbins, economics is a social science. अब प्रीवियस टू स्कूल ऑफ थॉट ने इकोनॉमिक्स को प्योर साइंस का है, जबकि प्रोफेसर रॉबर्ट्स कह रहा है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। कहता है सोशल साइंस है बिकॉज ये ह्यूमन बिहेवियर से लिंक करती है। जो साइंस है वो एक्सपेरिमेंटल बेस होती है, उसमें ह्यूमन बिहेवियर का रोल नहीं होता। जो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स है उसमें ह्यूमन बिहेवियर का रोल होता है और उसमें एरर की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में। So economics is a social science which studies human behavior as a relationship between ants and scarce mean. इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है जो लोगों के नजरियात का मुताला करती है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स। मल्टीपल एंड्स का मतलब है अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्स मींस का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है जो लोगों के बिहेवियर का मुताला करती है, जो वो अडॉप्ट करते हैं। कब अडॉप्ट करते हैं? जब वो ये दो तरह की चीजें फेस करते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं। So this definition was presented by Professor Robin. प्रोफेसर मैकॉनल ब्रू के मुताबिक, जिसकी आप बुक फॉलो करें, scarce resources should be allocated in a way that we can maximize our utility. हमें लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स के लिए ऐसे यूज करना चाहिए कि हम अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर सकें। यही इकोनॉमिक्स है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की। किसी का क्वेश्चन है कोई बेटा तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर आपने कहा है कि अगर आपके मतलब कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और ख्वाहिशात अनलिमिटेड है, जी बेटा। तो आपने कहा पेंडिंग में रख लेंगे, तो हम सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढेंगे उनका? हाँ कर लें, मैनेज ही करना है ना यार, मैनेज ही करना है ना। अब गाड़ी का सब्स्टिट्यूट क्या है? बाइक भी हो सकती है सर। नहीं, गाड़ी का सब्स्टिट्यूट गाड़ी ही है, बाइक नहीं है। तो गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं, बाइक पे लड़के बिठा लेते हैं 5 वैसे। तो जी नहीं, सर। ठीक है, उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। अब गाड़ी है, घर लेना है तो घर ही लेना है ना, तो उनका घर का सब्स्टिट्यूट घर ही होगा ना। थोड़ा छोटा घर हो जाएगा लेकिन उसके लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए आपको, तो फुलफिल नहीं हो सकती ना। तो हम अगर सब्स्टिट्यूट भी अगर हम उसका कोई चीपर सब्स्टिट्यूट भी डिस्कवर कर लेते हैं तो वो अपने आप को ही हम सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, हम अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहे हैं। यही एफर्ट, यही जो थिंकिंग है कि हम उसका सब्स्टिट्यूट तलाश कर लेते हैं, हम जो कम पैसों में चीज आ जाए। हमारे पास हमारी वांट्स है कि हम 2 लाख का आईफोन रखें, लेकिन क्योंकि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारे रिसोर्स लिमिटेड हैं, तो हम जो है वो 35,000 का जो है वो कोई और मोबाइल ले लेते हैं। ठीक है, ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। हमने अपने रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइज किया ना, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स थे उसको बेस्ट यूटिलाइज किया। ठीक है बेटा, शुक्रिया सर। जी। आगे है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स: descriptive economics, theoretical economics and applied economics. इकोनॉमिक्स को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो फर्स्ट पे है descriptive economics. Descriptive economics deals with the facts and figures of the economy. Descriptive economics deals with the facts and figures of the economy. बेसिकली हम क्या करते हैं descriptive economics में? इकोनॉमिक्स की डिस्कशन है, इकोनॉमिक्स की डिबेट है, वो डिस्कस हो रही है, लेकिन हम उसमें फैक्ट एंड फिगर्स को यूज करते हैं। जैसे आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस शायद सुना हो स्टैट में, जिसमें मीन मीडियन मोड को हम कंपैरेटिवली एनालाइज करते हैं। तो ये वही चीज़ है कि अगर हम कोई परसेंटेज इकोनॉमिक फिगर की परसेंटेज यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक फिगर्स को एज इट इज यूज कर रहे हैं, तो वो डिबेट जो है वो डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स कहलाएगी। जैसे मैं मतलब कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इस साल 7.5% है, which is relatively higher than the previous year. Previous year में 6.5% था, let's suppose, तो इस साल जो है वो 1% इजाफा हो गया है। तो ये मैंने फैक्ट एंड फिगर से बात की है टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ डिबेट। तो ये डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स इज थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स। थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम इकोनॉमिक थ्योरीज को डिस्कस करते हैं एज इट इज। लाइक ये लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर में। कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है,
मार्केट इक्विलिब्रियम है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ये सारी थ्योरीज जो है ये थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स में डिस्कस होती हैं। इसकी आगे फर्दर 2 ब्रांचेज हैं, एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरी है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी आर एनालाइज्ड। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी आर एनालाइज्ड। इकोनॉमी की प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, इकोनॉमिक की थ्योरीज को एज इट इज, थ्योरीज को या प्रॉब्लम्स को एज इट इज एनालाइज किया जाता है, ये कहलाता है पॉजिटिव। मतलब एज इट इज का मतलब है कि जैसे हैं वैसे की बुनियाद पर जो है वो एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इशू डायग्नोज किया, यही एनालिसिस होता है ना। जैसे टीवी पे बैठे एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वही एनालिसिस है कि अनएम्प्लॉयमेंट है 7.5% हो गई है, जो कि लास्ट ईयर 6.5% थी। और फिर हम क्या करते हैं, इसके कॉजेज जो है वो भी बता सकते हैं। इसमें एनालिसिस करने में क्या होता है, हम उसके कॉजेज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये वजह क्या है इसकी, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ी है। लाइक हम कह देते हैं कि इसकी मेजर रीज़न जो है वो कोविड-19 है, उस वजह से है, या आप कह लें कि एनर्जी क्राइसिस कंट्री में चल रहा है, या आप कह लें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, इस वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है। तो ये काम होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। हमने क्या है, हमने किया है एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, डायग्नोज किया है या डिस्कस किया है, और उसकी कॉजेज बताए हैं कि ये इसकी वजह हो सकती है। ये होता है एनालिसिस करना। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी आर एनालाइज्ड। If these problems are analyzed on individual level or small level, it will be considered to study in microeconomics. And if these problems are analyzed on a large level or country level, it will be considered to study in macroeconomics. जैसे मैंने अभी अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल दी, तो वो मैक्रोइकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। और अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर की प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं, मार्केट की प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं, किसी फर्म की प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं, तो वो माइक्रोइकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। द सेकंड टाइप ऑफ थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये नॉर्मेटिव की वजह से ही इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में शामिल किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, नॉर्मेटिव कंसेप्ट की वजह से ही इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में शामिल किया जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स द सॉल्यूशंस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सजेस्टेड। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सजेस्ट किया जाता है। अब जो जिसकी दिमाग है, जो जिसका बिहेवियर है, जो जिसका आप कह लें माइंड है, उसके मुताबिक वो सॉल्यूशन सजेस्ट कर देते हैं। चाहे सब कॉम्पिटेंट हो, पॉलिसी मेकर हो, उसके बावजूद उनका ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन थिंकिंग डिफरेंट होगी, तो वो डिफरेंट सॉल्यूशन सजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए सोशल साइंस इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव की वजह से ही। सो इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स द सॉल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सजेस्टेड। जिसमें सॉल्यूशन सजेस्ट करने का काम किया जाए तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। जैसे अभी हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कहा था कि प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, प्रॉब्लम डायग्नोज हुई, इसके ये कॉजेज है। अगर हम उसमें सोल्यूशन भी सजेस्ट करें तो जो सोल्यूशन सजेस्ट करने वाले का सजेस्ट करना काम है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। और सेम वे में इसकी भी आगे 2 ही ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप माइक्रो लेवल पे किसी इंडिविजुअल को सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर को सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं, फर्म को सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं, मार्केट के लिए सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। और अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ओवरकम करना है कंट्री लेवल पे है, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, अगर ये सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। The third type of economics is applied economics. In applied economics, the solutions of the economic problems are applied in a country or in an economy. जो solution suggest किया जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, अगर आप उस solution को कंट्री में अप्लाई कर देते हैं, जैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल ले रहे थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू हाईलाइट किया है, उसके कॉजेज बताए हैं, वो काम हुआ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। उसके लिए सॉल्यूशन सजेस्ट किया कि एक तो कि वैक्सीन लगाई जाए ताकि हेल्दी लोग हों, या एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करें, या इंडस्ट्रीज में इजाफा करें, या व्हाट्सएवर जो भी सॉल्यूशन सजेस्ट किया, वो काम हुआ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में।
और अगर उसको आप कंट्री में अप्लाई कर देते हैं, अगर आप उसको कंट्री में अप्लाई कर देते हैं तो ये स्टडी होगा अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। सुन भी रहे हैं कि नहीं आप लोग? बेटा आप लोग ना थोड़ी सी सब लोग एफर्ट करें, थोड़ा विजिलेंट होके बैठा करें, ताकि ना ये पीरियड जो है, ये ऑनलाइन क्लासेस, ये किसी की भी अपनी मर्जी से नहीं है। ये क्राइसिस चल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो हमने इसका बेस्ट यूटिलाइज करना है, जितना हम बेस्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे ड्यूरिंग लेक्चर भी रोक के पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं अगेन से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की को डिफाइन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी, फर्म थ्योरी। On the other hand, macroeconomics deals with the economy as a whole, or you can say that macroeconomics deals with the large units of the economy. For example, national income accounts, unemployment, inflation, economic growth. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स को डिस्कस करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज ए होल इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने रेफरेंस है बुक का, कॉर्नर ब्रू एंड फ्लाइन, बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने ऑलरेडी बुक आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और मैंने स्लाइड्स भी जो है वो शेयर कर दी हैं। स्लाइड शेयर करने का ये मकसद नहीं है कि आप बुक को बिल्कुल ना पढ़ें, ये बेसिकली आप लोगों की आसानी के लिए मैंने किया है। मैं भी मतलब ऑनलाइन क्लासेस होती तो मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर ना करता, तो आप लोगों की आसानी के लिए है, लेकिन आपने बुक भी कंसल्ट करनी है। आज का लेक्चर तो बुक में नहीं होगा, लेकिन फर्दर आगे जो लेक्चर होंगे वो बुक में मौजूद होंगे। ये वाला लेक्चर जो है वो मुख्तलिफ बुक से मैंने कंबाइन किया था, तो फर्दर जितने भी लेक्चर होंगे वो आपको मैं कॉर्नर ब्रू से मिल सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये आज का लेक्चर भी जो है वो भी आप लोगों के साथ अपलोड कर दिया जाए। अपनी अटेंडेंस इंश्योर कीजिएगा, 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और गूगल क्लासरूम पे आप लोगों ने कमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। आप गूगल क्लासरूम पे जस्ट मैं जब अटेंडेंस का क्वेश्चन जनरेट करता हूँ तो उसमें येस और नो की सूरत में आप उसको मार्क कर सकते हैं। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप येस मार्क कर दीजिएगा, और उसमें अपना अलग से रोल नंबर वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई स्टूडेंट गूगल क्लासरूम पे एक से ज़्यादा ईमेल के ज़रिए रजिस्टर हैं तो वो मुझे काइंडली हाईलाइट कर दें, या CRGR मुझे हाईलाइट कर दें कि ये स्टूडेंट आउटसाइडर हैं या एक से ज़्यादा ID से रजिस्टर हैं, ताकि उनको मैं एक्सक्लूड कर सकूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लेंगे। अभी आहिस्ता थोड़ा कम पड़ा है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएं आप लोग भी। इंशाल्लाह हम फर्दर जो है वो स्पीड अप करते जाएंगे इंशाल्लाह। सर आज का लेक्चर की स्लाइड ही करनी है? हाँ जी, आज के लिए इतना यही है। जो नेक्स्ट आगे लेक्चर होंगे फिर वो बुक से कंसल्ट साथ कीजिएगा, करिएगा। ओके सर। थैंक यू सर स्टूडेंट। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। बेटा वो मैंने पहले ही कह दिया, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, पहले बोल तो दिया कि मैं कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।